गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर जो था केमिस्ट्री का वो स्टार्ट किया था, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी करी थी कि जर्नली केमिस्ट्री क्या होती है एंड इन 11th क्लास तुम केमिस्ट्री कितनी तरह की पढ़ोगे। आफ्टर दैट हमने उस चैप्टर में से अपना थ्योरेटिकल सेशन स्टार्ट किया था कि जो हमारा थ्योरी पार्ट था, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमने उसको बाइंड अप किया कुछ एग्जांपल्स के साथ। उसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने तुम्हें घर पे करने के लिए भी दी थी, आई होप सब तुमने कर ली होगी। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने दी थी कि CO2, कि CO2 कैसे हमारे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को फुलफिल करती है। तो अगर CO2 की बात करें तो CO2 कहाँ से मिलती है हमें? ये ब्रीथिंग प्रोसेस में ह्यूमंस जो है CO2 को रिलीज करते हैं एंड जो प्लांट्स हैं वो CO2 को इनटेक करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया हमारा। देन डिकम्पोजिशन प्रोसेस, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलती है। एक हमने बोली रेस्पिरेशन। देन सेकेंड, देन थर्ड। और हमारे पास जितनी भी कंबशन रिएक्शंस है, कंबशन रिएक्शंस की बात करें तो कंबशन रिएक्शंस क्या होती है? जब भी किसी कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2। तो यहाँ तीनों चीजों से जो CO2 हमें मिल रही है वो क्या है? CO2। किस फॉर्म में पड़ी है? जिसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। और कार्बन के मास की बात करें तो कार्बन का मास 12 एंड एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, बट 2 ऑक्सीजन से, जिसके कारण क्या हो जाएगा? 32। सो अगर इसको सिंपल फॉर्म में देखें दैट इज 3:8। तो CO2 जो भी है ये हमारे जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है उसको फुलफिल कर रही है। ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दी थी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में से, जो कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की थी, जिसमें हमने 5 कंपाउंड्स डिस्कस किए थे। वन इज N2O, second one is NO2, then N2O3, N2O4 and N2O5। तो हमने बोला था कि हमने जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये बताता है कि एक एलिमेंट हमेशा फिक्स होता है, बट अगर इन सब कंपाउंड्स की बात करूं तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बट जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे सिर्फ एक है। तो क्या हम इसको फिक्स कर सकते हैं? जी हाँ। कैसे फिक्स करेंगे? हम इस कंपाउंड को ही 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इनके रेशियोज के बारे में बात करूं तो 28:16। इसकी रेशियो की बात करूं तो क्या बनेगी? 14:32। बट हमने बोला कि अभी हम इसको क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2। तो क्या बन गया? 28:64। देन 28:48, then 28:64 and 28:80 हो गई। अब जो हमारी वेरिएशंस आ रही है वो कॉम्पोजिशन किसकी है? ऑक्सीजन की, जो एक वेरियस फॉर्म में पड़ी है। अगर इनकी बात करूं तो ये किस फॉर्म में पड़ी है हमारे पास? 16:64:48:64:80। एंड इसको अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में चेक करना चाहेंगे तो सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगी हमारे पास? 1:4:3:4:5। सो ये तो था आपका लास्ट क्लास का होमवर्क जो आपको क्लास में करने के लिए दिया गया था। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी इसमें बहुत कम है। तो दैट मीन्स कि हम लोग जो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे वो थ्योरेटिकल सेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब सबसे इजी और बेसिक टॉपिक है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग 3 उसमें हम लोग लिखते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में या फारेनहाइट में। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? 273.15। बट अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे?
273.15। सो नाउ अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला है हमारे, सॉरी यहाँ पे हमारा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस वाली चीज को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर हो गया? ये तो हमारे बेसिक क्वेश्चन है। जैसे अभी मुझे बोल दिया गया कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो क्या कर देंगे 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो तुम लोग ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ के आए हो, बट आज हम लोग कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके रिलेटेड तुम लोग को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें से साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस अगर आप देखो कि अगर आप 11th में अब न्यूमेरिकल्स करोगे तो तुम एनालाइज करोगे कि तुम्हारा आंसर आ रहा है सपोज 2.1 इंटू 10 की पावर 1, ये आ रहा है। शायद बुक के पीछे दिया होगा 2.21 इंटू 10 की पावर 2। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन से पता चलता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन हमें ये बताती है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। कैपिटल N हमें रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी नंबर होएगा उस नंबर के बाद, फर्स्ट नंबर के बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा, कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। एंड जो फर्स्ट डिजिट होएगा ये हमेशा नॉन जीरो डिजिट रहेगा। नॉन जीरो डिजिट का मतलब 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं आएगा। तो फर्स्ट डिजिट हमेशा नॉन जीरो रहेगा, उसके बाद हमेशा डेसिमल आएगा, उसके बाद कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं, आइदर इट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, इनटू 10 की पावर n। n रिप्रेजेंट करती है पावर को, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है एंड पावर नेगेटिव की भी हो सकती है। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस आता है कि आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उसमें डेसिमल में भी हमारे आगे होता है या पीछे होता है, उसको रीअरेंज करके हमें साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 9876.5.4 ये नंबर दिया है मुझे। ठीक है, इंटू 10 की पावर 1। चलो, अब डेसिमल मेरा यहां पड़ा है, बट साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से डेसिमल को कहां होना चाहिए था, 9 के बाद। तो अगर डेसिमल मेरा 9 के बाद आता है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको इस तरह से ले लो, इजी रहेगा तुम्हें समझने के लिए, ये हो जाएगा। अब डेसिमल को मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ क्या कर दिया, मूव करा। दिस इज माय राइट साइड, राइट से मैंने इसको लेफ्ट की तरफ मूव किया। कितने डिजिट से मूव करा है, 1 2 3 4 डिजिट से मूव करा है, दैट मीन्स 10 टू पावर 4। जब भी हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव की होगी, बट अगर जब भी लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो पावर हमेशा नेगेटिव की होगी। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं 0.00769। अब मेरा एक्चुअल में जो डेसिमल है वो कहाँ होना चाहिए था, 7 के बाद। तो क्या बनेगा ये 7.69 इंटू 10 की पावर, कितने डिजिट से मूव करा है अब हमने, 3 डिजिट से,
बट वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, नेगेटिव की, दैट इज 7.69 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हमारे को एक तरीका होता है अपने आंसर्स को रीअरेंज करने का, या फिर हमारे कई बार जो आंसर्स में मिसमैच आता है जो हम निकालते हैं और या जो बुक के पीछे दिया होता है। तो दिस इज द योर साइंटिफिक नोटेशंस टॉपिक, जिससे हम लोग अपने आंसर्स को या डेसिमल्स को अरेंज करते हैं, और उसके लिखने का सही तरीका आपका यही होता है कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल का आना। एंड 11th में जितने भी आंसर्स आपने अपने लास्ट में फाइंड करने हैं कैलकुलेट करने के बाद, उनको साइंटिफिक नोटेशंस के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर हो गया ये? ठीक है, चलो देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की मतलब किसी ना, मतलब सपोज करो ये मैं एग्जांपल इसकी ले लेती हूँ, विजिबल होगा सबको ये, ठीक है। ये क्या है, एक पेन है। सो जस्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि ये पेन की जो लेंथ है वो कितनी होगी, एनी गेसेस? ओके, सो कोई कह रहा है कि ये मे बी 10.1 है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज 10.2। एनीवन? चलो लेट इट, कोई कह रहा है ये 10.3 है, बट हमें इतना फिक्स है, इतना क्लियर हो रहा है कि जो इस पेन की जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 10 है, आइदर इट इज 10, आइदर 10.1, 10.2, 10.3, कुछ भी हो सकती है। बट ये जो 10 है ये हमें क्या है, क्लियर है, या हम इसको लेके श्योर है, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्टेन, जो हमें क्लियर हो। बट ये 1, 2, 3 जिसको अभी तक स्टिल हम डाउटफुल में है, डाउट में है, तो उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। तो ये होती है अनसर्टेनिटी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमारी ये जो हमें अनसर्टेनिटीज होती हैं, ये इनको क्लियर करने में हेल्प करती हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमारे पास मेनली 5 to 6 रूल्स आते हैं। पहला रूल हमें ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे ना वो सब सिग्निफिकेंट हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट होंगे तो मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 8, 6, 9, तो कितने डिजिट्स हैं इसमें, 3 डिजिट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितनी हो गई हमारी, 3। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 5, 2, 1, 9, 7, 6, तो कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 6। तो फर्स्ट रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें यही बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट होंगे। सेकेंड रूल हमारे को ये बोलता है कि जीरोस इन बिटवीन non-zero digits are significant, कि जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लाइक 609, तो कितनी फिगर्स हो गई, 3। 601, 2, 0, 0, 0, 7, तो अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मतलब सेकेंड रूल हमें ये कहता है कि जब भी कोई जीरो हमारे नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। देन थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल हमें ये बोलता है जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि जीरोस जो हमारे नॉन जीरो डिजिट से पहले आएंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो दैट मीन्स यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 1।
0.00609। अब ये वाली जीरोस भी क्या हो जाएंगी, नॉन सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये हमारी नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई इसमें भी, 3। देन अगर फोर्थ रूल की बात करें तो फोर्थ रूल ध्यान से समझना क्या कहता है। फोर्थ रूल ये कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि वो जीरोस जो हमारे नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती टिल, तब तक जब तक वहां डेसिमल ना आ जाए। तो क्या बोलना चाहते हैं हमारा फोर्थ रूल, हमें ये कह रहा है कि जो जीरोस हमारी नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती तब तक जब तक वहां डेसिमल ना आ जाए। डेसिमल आ गया तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। एंड जीरोस आफ्टर डेसिमल्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। दैट इज फाइन, क्लियर हो गया ये, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ रूल आता है। फिफ्थ रूल हमें ये कहता है कि जब भी किसी नंबर को इंटू 10 की पावर समथिंग में रिप्रेजेंट किया होगा तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे, बस इसके आगे व्हाटसोएवर जो नंबर लिखा होगा वही सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि 5.67 इंटू 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 2 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। क्लियर, ओके। सो लास्ट रूल आता है कि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, we can consider countable objects। जो काउंटेबल होती हैं हमारे पास, जैसे कि अब मैं बोलूं कि मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं, तुम सब बोलोगे एक मार्कर है, एक ही मार्कर है, एक ही पेन है मेरे हाथ में, ठीक है। मे बी इस पेन को कुछ इस तरह से लिखा हो, अप टू सो ऑन, मार्कर तो एक है, लिखा तो मैंने भी एक ही है, बट डेसिमल के बाद 0.000 लगा दी। तो हमेशा याद रखना जो भी हमारे काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो हो जाती हैं इनफाइनाइट। तो मतलब कि यहाँ पे हमारा ये मार्कर 1 नहीं, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल 1 डजन। 1 डजन किसके बराबर है, अब मैंने बोला कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 1 डजन, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1, कुछ बच्चे बोलेंगे 1 डजन 12 के बराबर है, चलो जी सिग्निफिकेंट फिगर्स 12। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं जी ये तो 2 डिजिट्स है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2। नहीं, हमेशा याद रखना कि जितनी भी काउंटेबल चीजें आ जाएंगी, काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उनके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमेशा इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो मतलब 1 डजन में 1 नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ना ही 12 है, ना ही 3 है, ना ही 2 है, दे आर इनफाइनाइट। तो ये तो जो टॉपिक था ये हमारा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लाइक 296.32, 4051, 0071, 5096.0, 2.1 into 3.9, 0.67। चलो यू हैव अप 2-3 मिनट्स, फटाफट से माइंड अप करो ये क्वेश्चंस, फिर इनको डिस्कस करते हैं।
ओके, सो सबसे पहले इसमें बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सारे नॉन जीरो सारे हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 5। यहाँ पे सेकेंड रूल लग रहा है कि जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। ये जो जीरोस हमारी नॉन जीरो डिजिट से पहले आती हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो दैट मीन्स कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 2। एंड नेक्स्ट केस में हमारे पास 5। क्लियर हो गया? चलो इन क्वेश्चंस का बताएं आप मुझे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने लगेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर कुछ आंसर निकालेंगे, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करेंगे। तो जी नहीं, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं, कुछ नहीं करना आपको इसके लिए। सबसे पहले चेक करना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, दैट इज 2। फिर चेक करना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, दैट इज 3। एंड नीचे वाले में अगर मैं बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 4। तो जितनी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वही आपका आंसर होएगा। तो मैंने क्या बोला, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं यहां बात करूं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तुम लोग चाहे बाद में इसको क्रॉस चेक कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, सेम 3 3 1, तो इसका आंसर भी 1 होएगा। गॉट इट? चलो ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मजेदार है, दैट इज बेस्ड ऑन सॉल्यूशन। कोई आइडिया क्या होता है सॉल्यूशन? पानी को घोला, दूध को घोला, चीनी पानी को घोल दिया, नमक पानी को घोल दिया, नमक दूध को घोल दिया, ये सब चीजों को घोला और क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हम जनरली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बाइनरी कंपोनेंट का। बाइनरी कंपोनेंट जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट्स कौन से? एक होएगा सॉल्यूट, दूसरा होएगा सॉल्वेंट। ठीक है, चलो सॉल्यूशन तुम लोग जनरली जो करते ही हो, ये गिलास है, गिलास में तुमने डाल ली शुगर, शुगर डाल ली, सपोज करो शुगर डाल दिया आपने 20 ग्राम। अब इसमें पानी है, लेट इट बी, इट विल बी 100 ग्राम। ठीक है, चीनी को पानी में घोला, क्या बन गया, घोल बन गया चीनी पानी का, जिसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस। तो हमें कैसे पता चला कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बट अगर सॉल्वेंट की बात करें तो ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होगा। क्लियर हो गई? अब कई बच्चों के माइंड में ये चीजें भी रहती हैं कि सॉल्यूट की बात चल रही है तो सॉल्यूट सिर्फ ही और सिर्फ सॉलिड हो सकता है, कि चीनी को पानी में घोल दिया जी, बर्फ को पानी में डाल दिया जी, नमक को पानी में डाल दिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा सॉलिड ही हो, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सेम ऐसे सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लिक्विड इन लिक्विड, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, नींबू का रस और पानी का घोल, वो भी लिक्विड एंड लिक्विड है। गैस इन लिक्विड की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होती है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे गैस को फिल किया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट जो है वो हमारा सॉलिड ही हो, वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सेम लाइक दैट जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने इतना याद रखना है कि जो सॉल्यूट्स होते हैं वो हमेशा हमारे स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, जैसे कि ये मार्क करा गया है, एंड जो सॉल्वेंट होते हैं वो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। चलो फिर हमने ये एग्जांपल लिया था कि 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर यहां से अगर मैं बोलूं तो सॉल्यूट कौन सा है, जो कम क्वांटिटी में पड़ा है,
दैट मीन्स ये शुगर मेरी क्या हो गई, सॉल्यूट, एंड ये वाटर क्या बन गया, सॉल्वेंट। क्लियर होगी इतनी कहानी। हमेशा याद रखना सल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे बी के साथ एंड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए के साथ। सॉल्यूट को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे बी के साथ एंड सॉल्वेंट को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे ए के साथ। ठीक है, चलिए अभी जो एग्जांपल ली थी उसी को ही प्रोसीड करेंगे। चलो हमें यहां से इतना तो क्लियर हो गया है कि दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। तो हमने अभी कुछ एब्रीविएशंस याद रखनी है थ्रू आउट द 11th एंड 12th। जो आज की क्लास में टॉपिक चल रहा है यही सेम टॉपिक 12th में है आपके फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो सल्यूट जिसको रिप्रेजेंट करेंगे बी के साथ, सॉल्वेंट जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ए के साथ, एंड द वेट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन जिसको हम लोग गिवन वेट भी कह सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू के साथ, एंड मोलर मास या अपने मोलर वेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम के साथ। क्लियर है? सो मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। मोलर मास जो एक सिंगल एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, एंड मॉलिक्यूलर मास होता है कि कोई हमारे पास कंपाउंड दिया है या मॉलिक्यूल दिया है, उन सबके एटम्स के मास को ऐड करके जो आता है उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्लियर? तो ये कुछ एब्रीविएशंस हमने याद रखनी है, इसको समझ लेते हैं। 20 ग्राम इज द गिवन वेट ऑफ सल्यूट। तो क्या हो गया, WB इज 20 ग्राम। W इज गिवन वेट किसका, सल्यूट का। यहां पे दिस इज द गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम। इतनी क्लियर हो गई? ओके, अब शुगर का अगर फॉर्मूला बोलूं तो क्या होता है, C12 H22 O11। तो मतलब यहां पे हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, शुगर का, और यहां पे हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, वाटर का। वाटर के लिए निकाल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास 1, दैट मींस 2 + 16 दैट शुड बी इक्वल्स टू 18 ग्राम। चलो अब इधर शुगर का निकाल लेते हैं। कार्बन कितने प्रेजेंट है, 12 × 12 प्लस 22 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 11 × 16। इन सबको ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन करके हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास दैट इज 144। So, इसको ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। ओके, सो यहां से हमारे कुछ नए फॉर्मूलाज अराइज होंगे। सबसे पहले आ जाएंगे दैट इज कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला। कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूलाज हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, और हम इसको मास परसेंटेज भी कहते हैं। सेकेंड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हमने बोला कि जो सोल्यूशन है वो 2 चीजों से बनता है, एक सोल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। सोल्यूट सॉल्वेंट को बनाएंगे, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। चलो इस फॉर्मूला में आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट है WVW, जो फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीनों के केसेस में सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तीनों फॉर्मूला के केसेस में जो फर्स्ट है हमारा वो हमारे सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर हम बात करें इन सेकंड की WVV,
ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सॉल्यूशन को। परसेंटेज का साइन है तो मतलब साथ में क्या आ जाएगा 100। तो अगर इनके फॉर्मूलाज की बात करें तो क्या बनेगा W दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एंड गिवन, यहां पे जो वेट की बात हो रही है ये गिवन वेट की बात हो रही है जो हमें क्वेश्चंस में गिवन होंगे। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करूं तो WB एंड सोल्यूशन जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला के बनेगा इंटू 100। ये बन गया फॉर्मूला। ऐसे नेक्स्ट के केस में बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एंड थर्ड केस के बाद बात करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एंड समटाइम्स ये अकेला एक सिंगल वॉल्यूम ही दिया होता है। सो ये हमारे कंसंट्रेशन फॉर्मूलाज हैं जो कि वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम के हैं। क्लियर हो गई ये कहानी? ठीक है, तो यहां से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले या एक आधा। चलो, इसको नोट करो जब तक मैं क्वेश्चंस बता रही हूं नेक्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान से समझना क्या बोला गया है कि हमारे पास 40 ग्राम सॉल्ट है, किसमें 320 ग्राम ऑफ वाटर, ये बोला गया है। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कि आपने इसकी मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। अब यहाँ पे 40 ग्राम जो लेस क्वांटिटी में पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। एंड 320 ग्राम जो ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा है दैट इज सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 40 ग्राम अपॉन सॉल्वेंट इज 320 प्लस 40 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहां से जनरली क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपका नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं. 20 ग्राम शुगर in 100 ml of water, calculate weight by volume percentage. अब बोला है कि 20 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है, जहां से आपको वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या हम लोग यहाँ पे वाटर की जगह पे वी कैन राइट इट एज अ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन कर देते हैं. सो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया कि जो वॉल्यूम दिया है वो एक ही दिया है. तो क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 100 इंटू 100. तो ये आ गया हमारा आंसर 20% दैट इज वेट बाय वॉल्यूम. तो इसके बाद कुछ हमारे नेक्स्ट आ जाएंगे जो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूलाज के अंडर. मोलारिटी, मोलालिटी, देन डिल्यूशन फॉर्मूलाज, पार्ट्स पर मिलियन, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी.